हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी गई एक ब्यूटीफुल सी पोएम जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। ये वाली पोएम आप देखेंगे एक शॉर्ट सी पोएम है बट हैव डीप मीनिंग्स। टाइटल इसके अगर हम देखें, स्नो का मतलब होता है बर्फ एंड डस्ट डस्ट होती है गर्द, जिस तरह से मिट्टी का डस्ट आपने देखा होगा। बट यहाँ पे डस्ट ये स्नो के साथ क्यों यूज कर रहा है? बिकॉज जब स्नो नई नई बरसती है या फिर ड्रायर होती है तो सिमिलर होती है डस्ट के, ऐसा लगता है जैसे ये मिट्टी है। ऑफ यू बैटनियो एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है का कू के, इनमें से कोई हम जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबल जो हमें लगेगा स्नो की गर्द। ठीक है, इस तरह से हम इस टाइटल को रीड करेंगे। आगे आते हैं, पोएम के हमें दो सटंजाज देखने को मिलते हैं। पहला सटंजा इस स्लाइड पे है एंड दूसरा इसके बाद है। इट रीड्स एज द वे ए क्रो। द जो इसने जहाँ पे यूज किया है, ये जो बैटनियो एक डेफिनेट आर्टिकल है एंड अगेन आप देखेंगे इसने आगे ए एक यूज किया है तो ये भी एक आर्टिकल है, दैट इज इनडेफिनेट। यहाँ पे क्या है, द वे का मतलब होता है तरीका। ठीक है, वैसे जनरली जो वे का मतलब होता है रास्ता भी हम कहते हैं। इस तरह से जो हमारा रास्ता होता है इसको हम वे भी करके रेफर करते हैं। यहाँ पे वे जो है, यहाँ पे हम इसको तरीका भी इसका एक दूसरी मीनिंग हम निकालते हैं। द वे जब ये कहता है कि खास किस्म का तरीका, ठीक है, द इसने यूज कर दिया है तो ये इंडिकेट करता है कोई खास किस्म का तरीका। एक क्रो शूक डाउन ऑन मी। शूक का मतलब होता है हिलाना, दैट इज शेक जनरली जो होता है हमारा। एंड ये बेसिकली शेक जो है, शेक का ही पास्ट है, वर्ब की जिस तरह से हमारी फॉर्म्स होती हैं तो वैसे ही है। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवा मुझ पे गिराता है नीचे। ठीक है ना, शूक डाउन ऑन मी। शूक के जहाँ पे मतलब क्या हुआ कि कोई चीज है, कौवा उसको नीचे गिरा रहा है। क्या गिरा रहा है इस पे, इस कौवे ने क्या गिराया, आगे वाली लाइन में हमें बताता है। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का जो डस्ट है, बर्फ इस पे एक कौवे ने गिराई है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। एंड इस लाइन को भी जब हम पढ़ते हैं तो हमें पूरे सटंजा का मतलब समझ आता है। हेमलॉक एक पेड़ है एंड ये पॉइजनस पेड़ होता है। यू बैटनियो के बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस इन द सेंस के अगर कोई एनिमल या ह्यूमन इन ट्रीज को या इनके प्रोड्यूसर्स को अगर कंज्यूम करता है तो इंस्टेंटली उसके डेथ हो जाती है। तो वैसा ही एक ट्री है हेमलॉक। इसके छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद किस्म के फूल होते हैं। तो एक हेमलॉक ट्री है एंड हेमलॉक ट्री के नीचे आथिर है एंड इस हेमलॉक ट्री से एक कौवा। एंड यहाँ पे हमें कौवे की स्टेट या सटंजा नहीं बता रहा कि कौवा जहाँ पे उड़ के आया इसने टेनी हिलाई, या कौवा ऑलरेडी बैठा हुआ था एंड उसने शिवर वगैरह किया, या कोल्ड को एडजस्ट कर रहा था, लेकिन इसकी वजह से नीचे बर्फ गिरी है आथर पे। एंड ये कौवा कहाँ पे था, हेमलॉक ट्री पे। सटंजा को अगर हम गौर से देखें, डज इट मेकिंग एनी सेंस? यस, सेंटेंसेस दिस सटंजा इज मेकिंग अ डीप मीनिंग। वो ये है कि इसके अंदर जो जनरली क्रो होता है इसको एन ऑस्पिशियस कंसीडर किया जाता है। एंड इन द सेंस यू कैन से पनौती। जिस तरह से बहुत से लोग ऐसा बिलीव करते हैं जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं या चल रहे होते हैं, अगर रास्ते में से बिल्ली इसको क्रॉस कर जाए, ब्लैक कैट इसको क्रॉस कर जाए तो वो अपना रास्ता बदल देते हैं या फिर टर्न हो जाते हैं। ये एक सुपरस्टिशन है जो लोग फॉलो करते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो बिल्ली जो है अशुभ है, ठीक है, उमन है, इलुमन है, इसलिए जो है इसको अनऑस्पिशियस कंसीडर करते हैं एंड उस रास्ते से जाते नहीं कि अब हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। सेम वे बहुत से लोग सोसाइटीज़ के अंदर ऐसे भी होते हैं, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती है जो कौवे को अशुभ मानते हैं। एंड इन स्पेसिफिक सेंस जब कौवा जो होता है ड्रॉपिंग्स आप पे कर देता है, ठीक है, तो देन उसको ज़्यादा ही लोग जो है सुपरस्टिशन इसको गलत समझते हैं कि कुछ गलत इनके साथ होने वाला है। इसी तरह से वेस्टर्न सोसाइटीज़, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, तो वेस्टर्न सोसाइटीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। और ये वाला जो पेड़ है, जिस तरह से कुछ दरख्त होते हैं, ठीक है, दरख्तों में हेमलॉक ट्री को जो है अशुभ कंसीडर किया जाता है। एंड यहाँ पे आथर हमें ये चीज़ हाईलाइट कर रहा है पहले सटंजा के अंदर कि दो अशुभ चीज़ें, मतलब कि क्रो भी अपने आप में निगेटिव है एंड हेमलॉक भी अपने आप में निगेटिव है,
एंड इन दो निगेटिव चीजों की वजह से एक यहाँ पे कोई अच्छी चीज भी हो रही है, वो क्या हुई है, डस्ट गिरी है, स्नो गिरी है आथर पे। एंड आथर अब इसको किस डायरेक्शन में लेगा आगे स्टैंजा में हमें पता चलता है। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रेगरेट, मतलब कि आपका दिन अच्छा नहीं चल रहा या आप किसी चीज से, आपको किसी चीज का रिग्रेट है, अफसोस है, या परेशान चल रहे हैं किसी चीज से, ठीक है, तो दैट इज रूड। क्या यहां पे बता रहा है, हमने पहले स्टैंजा के अंदर देखा कि एक हेमलॉक ट्री है, उसके ऊपर से कौवा बर्फ गिराता है आथर के ऊपर, आथर के सिर पे पड़ती है, उसके कंधे पे पड़ती है, वी डोंट नो, क्योंकि ये चीज उसने मेंशन नहीं कर रही। आथर वहां उस पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, वहां से गुजर रहा था या आथर वहां पे बैठा हुआ था। अगेन पहला स्टैंजा हमें इस चीज के बारे में नहीं बताता, जस्ट इतना बता रहा है कि आथर उस पेड़ के नीचे था एंड आथर के ऊपर जो है बर्फ गिरती है। एंड जब बर्फ गिरी तो आथर ने इस पूरे सीन को किस तरह से लिया, क्योंकि सोसाइटीज बिलीव करती है कि एक कौवा जो है वो अशुभ है एंड हेमलॉक ट्री जो है, पॉइजनस ट्री जो पेड़ है, वो भी अपने आप में जो है अशुभ है। बट आथर इसको कैसे लिखता है तो उसकी बात करते हैं। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, इसने मेरे दिल को दिया, इसने मेरे दिल का क्या किया, ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ, इसने मेरे दिल का मूड जो था वो चेंज कर दिया। मेरे दिल की जो पहले स्टेट थी, जिस स्टेट में ये पहले था, चाहे वो हैप्पी स्टेट थी चाहे वो दुख भरी स्टेट थी, पहली इन दो लाइनों से तो हमें पता नहीं चलता, बट जो भी इसकी एग्जिस्टेंस स्टेट थी, मतलब पहले जैसा ये था, अगर खुश था तो अब खफा हो गया, अगर पहले ये खफा था तो अब खुश हो गया है इस बर्फ के गिरने की वजह से। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और अगली दो लाइनों से हमें पता चलता है कि आथर जो है पहले इसका दिन ऑलरेडी कैसे चल रहा था। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे ऑफ ए डे, और इसने बचा दिया मेरे दिन का कुछ ऐसा, दिन जिस तरह से होता है 24 आवर्स का होता है, सपोज करते हैं इसमें से मान लेते हैं 15 आवर्स पास हो चुके हैं एंड ये इंसिडेंस होता है, एंड इसके बाद जो है कुछ घंटे बचे हुए हैं, या 12 घंटे का ही अगर हम मान लेते हैं, डे ही मान लेते हैं, तो उस स्टेट में भी हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे कि अभी दिन का कुछ जो टाइम बचा हुआ है वो वाला इसका टाइम जो है बच गया। आई हैड रूड, मतलब कि ऑलरेडी जो इसका दिन, यहां से हमें पता चलता है कि इसका ऑलरेडी जो दिन चल रहा था पीछे वो खराब चल रहा था। एंड इन दो लाइनें जो है हमें इंडिकेट करती है, ये दो लाइनें हमें बताती है इस स्टैंजा की, कि आथर का पहले जो इसके दिल की स्टेट थी ये दुखी था, ग्लूमी था, ठीक है, इसका दिन खराब चल रहा था, किसी चीज का इसको रिग्रेट था। लेकिन ये वाली जो चीज इसके साथ हुई, इसकी वजह से इसका दिल जो है चेंज हो गया एंड इसका अगर आगे आने वाला दिन जो है मतलब वो बच गया, वो इसको अपना मिला, ठीक है, वो इसका अच्छा गुजरेगा। एंड सिंपल, हमें पोएम से क्या चीज पता चलती है, जो हमें पोएम से चीज पता चलती है, जो इसका क्रक्स होता है उसी को हम थीम कहते हैं, ठीक है। यहां पे हमने देखा कि जो नेचर होता है उसके अंदर अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर होता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपका कितना भी खराब टाइम चल रहा हो इस वर्ल्ड के अंदर, अगर जहां से भी आपका खराब टाइम चल रहा है, जहां से भी आपका खराब टाइम चल रहा है, बट इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ऐसी पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि आपका टाइम ठीक हो जाए। जिस तरह से क्रो एक निगेटिव है, हेमलॉक ट्री एक निगेटिव है, इन निगेटिव्स के मिलने के बावजूद जो हमें आउटपुट मिला वो एक पॉजिटिव मिला, क्योंकि आथर का मूड जो है वो चेंज हो गया। एंड आथर बेसिकली इस आइडिया को कन्वे करना चाहता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो आपको तब होप लूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन निगेटिव्स के साथ कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ है। इट इज एज सिंपल एज दैट। जिस तरह से आप बीमार होते हैं तो आप अपनी जगह पे बहुत दुखी होते हैं कि यू आर इल, ठीक है ना, बट यू डोंट नो कि तुम्हारे बीमार होने की वजह से कितने लोगों की जो लाइफ है वो बन रही है। इससे डॉक्टर को रोजगार मिल रहा है, फार्मासिस्ट को रोजगार मिल रहा है, और कितने ऐसे लोग हैं जो आप अपनी हेल्थ पे पैसे लगाते हैं एंड उससे कोई ना कोई बेनिफिट होता है आपके लिए। अगर हम देखें तो ये एक निगेटिव चीज है, बट इसके दूसरे एंगल से हम देखें तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव भी है। एंड अक्सर आप ऑब्जर्व करेंगे जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, आप अगर उसको कीनली ऑब्जर्व करें तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर होता ही होता है। दिस इज द बेसिक आइडिया जो आथर हमें कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। जहां पे इवन दो आपकी सराउंडिंग में निगेटिव्स हैं, बट स्टिल
किसी इंसिडेंट्स को आपको एज पॉजिटिव लेना चाहिए एंड दिन अपनी लाइफ के जो है वैसे प्रोग्रेस करना चाहिए। जो आपको गम हैं, दुख हैं, दर्द हैं, यू शुड नॉट बी टेकिंग देम एज ए मॉर्टल। एंड आपको जो है इस लिमिटेड लाइफ के अंदर यू हैव टू फाइंड ए वे टू बी हैप्पी। दिस इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे इन दिस पोएम। पीछे आते हैं, कुछ पोएटिक टेक्निक्स को देखते हैं। पोएटिक टेक्निक जो है, जिस तरह से यहाँ पे मेटाफर करके जो टेक्निक है ब्रॉडली यूज हुई है। पहले राइम स्कीम देखते हैं हम। राइम स्कीम देखिए, यहाँ पे क्या है, क्रो। अगर हम क्रो को ए से डिनोट करते हैं, मतलब कि इस तरह की राइम है, देन क्रो। फिर मी है, मी को हम जो है बी से डिनोट करते हैं। फिर देन क्या है आपका स्नो, क्रो स्नो मिलता है तो इसको हम ए से डिनोट करेंगे। देन मी ए ट्री मिलता है तो इसको हम बी से डिनोट करेंगे। तो राइम स्कीम आपकी क्या बनी, ए बी ए बी। अगले सटंजा पे देखते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, हार्ट, मूड, पार्ट, रूड। एंड यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन देखें, हार्ट देखिए क्रो से नहीं मैच कर रहा, उधर क्रो को हमने ए दिया था, स्नो को ए दिया था, उससे मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम फिर सी से, अलग तरह की साउंड है तो इसको सी से डिनोट कर लेते हैं। देखिए मूड है, फिर मूड स्नो, पीछे राइम था उससे नहीं कर रहा, पीछे मी था उससे नहीं कर रहा, तो इसको हम फिर अलग से देना होगा डी। देन हार्ट पार्ट मिल रहा है तो इसको सी से कर लेते हैं। मूड रूड मिल रहा है तो इसको डी से कर लेते हैं। तो टोटल क्या निकली, ए बी ए बी ए बी पहले सटंजा की एंड दूसरे सटंजा की सी डी। ठीक है। अगर इस सटंजा की हमें अलग से कभी पूछ ले तो हम इसको कहेंगे ए बी करके भी कह सकते हैं। पूरी पोएम की पूछे तो ए बी सी डी ऐसे करके कहेंगे। और दूसरी जो पोएटिक टेक्निक जहां पे यूज हुई है, पहली तो हमने राइम स्कीम की बात कर दी एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस शुड बी नोइंग। और दूसरी जो है जहां पे इसको हम कहते हैं इलिट्रेशन, ALLITERATION, इलिट्रेशन। एंड इसमें क्या होता है कि जिस तरह से ही हैव, देखिए ही हैव है, जिस तरह से इसका और इस एच की जहाँ से आवाज़ जो है मिल रही है, ऐसी कोई टेक्निक जहाँ पे देखने को मिलती है, ऑफ कोर्स हमें देखने को मिलती है। जिस तरह से हैज़, फिर हार्ट, ठीक है। इसी तरह से देखें आप जो है एडजस्टेंट वर्ड्स के मिलते साउंड, जिस तरह से नीचे वी आर एनकाउंटरिंग एन एरर, बट ये है एंड सेवर्ड सम, ये जो सेवर्ड सा और सम, इसके साथ भी सा निकल रहा है, तो इन दो के अंदर जो है हमें एलिट्रेशन वाली टेक्निक देखने को मिलती है। एंड देन जो पॉपुलर है हमारी मेटाफर, तो ड्यू टू एन एरर लिखने में दिक्कत हो रही है, बट मेटाफर जो है यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरह से स्नो की जो नीचे गर्द गिर रही है, गर्द हमारी किसकी होती है, मिट्टी की होती है गर्द, ठीक है। एंड डस्ट जो है फ्लेक्स, स्नो के जो टुकड़े होते हैं, पीसेज होते हैं, हेक्सागोनल शेप्स के होते हैं जिनके 6 साइड्स होते हैं, तो उसकी तरह जो होते हैं यहाँ पे डस्ट जो है उन फ्लेक्स को बोल रहा है, तो ये मेटाफर है, ठीक है। ऐसी टेक्निक को हम मेटाफर करके रेफर करते हैं। अब इसके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय। बट बिफोर क्लोजिंग विल मेक अ रिक्वेस्ट के मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट।